सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निज आत्मा को जान कर पहचान कर जम कर भी जो बन गए परमात्मा पर्याय में भी वे सभी वे साध्य हैं आराध्य हैं आराधना के सार हैं। ओ नमन उन जिन देव को जो भव जलधि के पार हैं जो भव जलधि के पार हैं। जिनवर का नय चक्र आहोय करे विनाश भेद ज्ञान की दिव्य ज्योति में शुद्धात्म का करे प्रकाश। एक अखंड भेद त्रिकाली गायक ध्रुव चैतन्य स्वभाव परम शुद्ध नय करे प्रकाशित परम पारिणामिक निज भाव परम पारिणामिक निज भाव। अपनी चर्चा यहाँ पर नए चक्र अर्थात नए रहस्य नामक ग्रंथ पर अपन चर्चा कर रहे थे। पूर्व में अपने पूर्वार्ध पर अपनी चर्चा चल रही है। पूर्व में हमने चर्चा की थी कि नयों की प्रमुख विशेषताएं बताइए। नयों की प्रमुख विशेषताएं बताइए। हाँ चलो अंकिता बताओ बेटा। पहला विशेषण ये था कि नए सम्मिश्र ज्ञान के अंश बहुत बढ़िया के अभिप्राय को नए कहते हैं। तीसरा नय की प्रवृत्ति सम्यक ज्ञान के द्वारा जाने गए पदार्थ की एक अंश की होती है। चौथा एकांतवाद का नाश करने हेतु नय की प्रवृत्ति होती है। हाँ। पांचवा नय की कथन में विवक्षित धर्म को मुख्य करके जाना जाता है। हाँ। और अविवक्षित धर्म को गौण करके जाना जाता है। हाँ। छठवा ज्ञानात्मक नय वचनात्मक नय और सातवां था नय सापेक्ष होते हैं निरपेक्ष नहीं होते हैं। इसमें बेटा नए ज्ञानी के ही होते हैं। एक पॉइंट ये भी है। और ज्ञानी जिस वक्ता को विषय बनाता है उसे विवक्षित कहते हैं। ये पॉइंट भी बेटा इसमें ऐड कर लेना। हाँ, नए ज्ञानी के ही होते हैं। और नए कैसे हैं कथन में, मतलब ज्ञानी वक्ता जिसको विषय बनाता है उसे विवक्षित कहते हैं। ये आ गया है क्या पॉइंट अपना। और नए शाद्वाद रूप सम्यक शुद्ध ज्ञान के अंश हैं। ये तो अपना पहला ही पॉइंट था। और अनंत धर्मात्मक, एक ये है अनंत धर्मात्मक पदार्थ में से कोई एक धर्म अथवा परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले धर्म युगलों में से कोई एक धर्म को नए अपना विषय बनाता है। इस प्रकार 2-3 पॉइंट्स और हैं, वो भी आप नोट कर लेना। तो कुछ अपने बेटा ना 10 पॉइंट्स हो जाएंगे। निरपेक्ष नए मिथ्या होते हैं और सापेक्ष नए सम्यक होते हैं। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। निरपेक्ष नए मिथ्या होते हैं और सापेक्ष नए सम्यक होते हैं। इस विषय को स्पष्ट कीजिए।
हाँ, तनिष्का आपको बताना, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो हाथ उठाएंगे मैं उन्हीं से पूछूंगी, है ना। जो नहीं भी उठाएंगे मैं उनसे भी पूछ सकती हूँ। नयों के बारे में सार्वत्रिक महत्वपूर्ण है यह है कि वे सापेक्ष ही होते हैं। यदि नए सापेक्ष ना हो तो वे नए नहीं हैं, नए भास होंगे अर्थात मिथ्या नहीं होंगे। कुछ भाव भाषण आपको हुआ कि आपने पढ़ के बता दिया? हाँ, अपनी भाषा में बताओ आप क्या समझे इसको। हाँ? कि नए कैसे होते हैं, निरपेक्ष नए मिथ्या होते हैं और सापेक्ष नए सम्यक होते हैं। जो सापेक्ष नहीं होते हैं वो चलिए, सापेक्ष का आप अर्थ क्या समझे? अपेक्षा सहित। हाँ, अपेक्षा सहित। अपेक्षा सहित। और निरपेक्ष मतलब अपेक्षा रहित। हाँ, तो क्या समझे? कि नए सापेक्ष ही होते हैं, निरपेक्ष नहीं। जो निरपेक्ष नहीं होते वह मिथ्या होते हैं। हाँ, और जो सापेक्ष नहीं होते वो सम्यक और सार्थक होते हैं। इसका एक्सप्लेन कौन करेगा? हाँ दृष्टि बताओ। जो नए होते हैं वो सापेक्ष होते हैं अर्थात अपेक्षा सहित होते हैं। हाँ। अगर नए निरपेक्ष होंगे तो वे नए नहीं होंगे, वे नयाभास ही होंगे। हाँ। नयाभास अर्थात मिथ्या होंगे। इसलिए निरपेक्ष नए को मिथ्या कहा है और सापेक्ष नए को सम्यक कहा है। हाँ, भाव भाषण कोई बताएगा बेटा इसमें कि समझे क्या इससे बेटा? इससे समझे। हाँ, विशुद्धि बताइए। दीदी से ये समझ में आता है कि जैसे निरपेक्ष अपेक्षा रहित और सापेक्ष अपेक्षा सहित, तो दीदी अगर अपन निरपेक्ष अपेक्षा रहित करके कथन करेंगे तो यह नया भास होगा। कैसे दीदी कि अगर एग्जाम्पल ले तो अपन ये कहे कि पर्याय दृष्टि से तो नहीं जैसे अपन अपेक्षा नहीं लगाते, बस ये कह दे कि आत्मा अनित्य ही होता है। तो दीदी इसमें जो ये ही आ गया, ये मतलब इसका अपन ने निश्चय कर दिया कि ये अनित्य ही होता है। पर अगर परंतु अगर हम इसे मतलब अपेक्षा सहित लगाएं तो पर्याय दृष्टि से आत्मा अनित्य है परंतु द्रव्य दृष्टि से आत्मा नित्य है। तो यह तो सम्यक कथन होगा, परंतु अनित्य ही है या फिर नित्य ही है यह मिथ्या कथन होगा। हाँ। तो इस अपेक्षा से इसमें सम्यक और मिथ्या घटाया था। सम्यक तो और कैसा है ना, तो नए कैसे होते? सापेक्ष ही होते हैं, निरपेक्ष नहीं होते हैं। नए के प्रयोग में एकांतवाद का नाश कैसे होता है? नए के प्रयोग में एकांतवाद का नाश कैसे होता है? हाँ बताइए। हाँ चलो चलो अदिति बताओ। नए के प्रयोग में एकांतवाद का नाश कैसे होता है? नए के प्रयोग, अपना तो पॉइंट ही आया है, इसमें आया है ना, पॉइंट आया है ना, पेज नंबर 15। नए के प्रयोग में एकांतवाद का नाश कैसे होता है? हाँ बोलिए। देखो, आपको सबको ध्यान से सुनना है क्लास में। हाँ, मैं किसी से भी प्रश्न पूछ सकती हूँ। क्या समझे आप इससे कि नए के प्रयोग में एकांतवाद का नाश होता है? हाँ? पढ़ के रखो, मैं अभी आपसे पूछूंगी। चलो पीछे उसको दो, हाँ आकृति को दो। यदि कोई व्यक्ति यह चाहे कि उसे वृक्ष का चित्र बनाना है, हाँ। परंतु वह यह फूल पत्ती जड़ आदि ना बनाए, हाँ। तो वह उसके अंगों को ना बनाए तो वह चित्र कैसे बनाएगा? क्योंकि वृक्ष तो संपूर्ण है, तो वह अकेला एकांत नहीं मान सकता, इसमें एक एक अलग अलग अंगों को नहीं बना सकता। सबको एक साथ बनाएगा तभी वृक्ष बनेगा। तो
अंगी में अंगरूप वृक्ष मिलकर अनेकांत भी है। अंगी में अंग मिलकर अनेकांत ही है। नहीं, अपना प्रश्न है कि अपन अगर नयों का प्रयोग करेंगे तो उसमें एकांतवाद का नाश कैसे हो जाएगा? प्रश्न अपना बेटा ये है। क्यों? कथनचित क्योंकि नए सापेक्ष होते हैं, मुख्य कथनचित गौण करके एकांत जानते हैं, है ना? कथनचित एकांत हाँ और कथनचित अनेकांत मिलकर नया वस्तु की सिद्धि होती है। हाँ हाँ तो जो कथनचित थोड़ा सा एकांत है और कथनचित अनेकांत है, उससे हम वस्तु को सिद्ध कर सकते हैं, तो उससे नयों की सिद्धि हो जाती है। और कौन बताएगा? हाँ चलो बताओ बेटा, ख्याति बताओ। जैसे नए हैं तो वह मुख्य गौण करके जानते हैं और बराबर। वस्तु में दो धर्म है, नित्य और अनित्य। हाँ। तो यदि हम नयों को नहीं जानते होंगे, हमें हाँ। नयों का ज्ञान नहीं होगा, हाँ। तो हम ये कह देंगे कि वस्तु नित्य है, हाँ। तो वह सर्वथा हो जाएगा। हाँ, हाँ। परंतु जो नए हैं वो मुख्य गौण करके जानेगा, अपेक्षा सहित जानेगा। हाँ। तो जिससे मिथ्या एकांत का नाश होगा। जैसे यदि नए कहेगा कि द्रव्य दृष्टि से आत्मा नित्य है, तो वह सम्यक एकांत होगा और इससे मिथ्या एकांत का नाश होगा। हाँ बिल्कुल, इसमें क्योंकि नए हमेशा सापेक्ष कथन करता है ना, सिंपल बात है, नए हमेशा सापेक्ष कथन करता है, बिल्कुल, है ना। तो इसलिए कैसा है कि अगर कोई ऐसा कहे कि वस्तु सर्वथा नित्य है, उसका कैसा है, अभाव हो जाएगा, बिल्कुल, है ना, अर्थात उसका नाश हो जाएगा। इतनी हमने चर्चा पूर्व में की थी। अब आज हम चर्चा करेंगे, हमारा जो तीसरा वो है चैप्टर है, उस पर चर्चा करेंगे। देखो, अब इसमें ये बताया जा रहा है कि नयों की प्रमाण से भिन्नता है या अभिन्नता है, नए प्रमाण से भिन्न हैं या नए प्रमाण के अंतर्गत हैं, है ना। पहले तो क्वेश्चन समझना बेटा, है ना, कि नए प्रमाण से भिन्न हैं कि नए प्रमाण से कैसे हैं, अभिन्न हैं। पढ़ते हैं इसको। नए, एक तो नए शुद्ध ज्ञान में ही होते हैं। नए किस में होते हैं? शुद्ध ज्ञान का ही ये अंश है। प्रमाण पूरे ज्ञान को ग्रहण करता है, और है ना, कैसे सूर्य की एक किरणें और संपूर्ण किरणें। और नए कैसा होता है? किसी एक अंश को ग्रहण करता है, किसी जो प्रमाण से ग्रहण की हुई वस्तु के एक अंश को। और प्रमाण अगर हम हटा दें तो वृक्ष हम हटा दें तो फूल पत्ती की सिद्धि हो सकती है क्या? हम बॉडी के एक एक पार्ट को हटा दें तो शरीर की सिद्धि हो सकती है क्या? नहीं हो सकती ना। पूरे एक एक अंग मिलकर ही कैसा होता है? शरीर होता है, बिल्कुल। पढ़ते हैं इसको। प्रामाणिकता मतलब सच्चाई बेटा, है ना। प्रमाण मतलब कैसा है? सच्चाई। नयों की प्रमाणता से भिन्नता और अभिन्नता। अब प्रश्न ये है ना, कि नए प्रमाण से भिन्न होते हैं या अभिन्न होते हैं, बिल्कुल ना। जैसे शरीर इंद्रियों से भिन्न है या अभिन्न है ना। ये शरीर है, अपनी बॉडी है, वो इंद्रियों से भिन्न है या अभिन्न है? तो कहते कि न तो भिन्न है न तो अभिन्न है, वह तो इंद्रिया कैसे शरीर का ही एक पार्ट है, एक कैसा ही अंश होता है, बिल्कुल, है ना। तो यहाँ ये कहते हैं, पिछले अध्याय में नयों के स्वरूप की चर्चा करते हुए स्पष्ट किया जा चुका है कि नए प्रमाण के द्वारा जानी हुई वस्तु के किसी एक अंश को मुख्य करके जानता है। ये जरूरी नहीं है कि बेटा नित्य ही धर्म को मुख्य करे, है ना, अनित्य धर्म को ही मुख्य करे, शुद्ध धर्म को ही मुख्य करे, अशुद्ध धर्म को ही मुख्य करे। जहाँ राग द्वेष को छुड़ाना हो वहाँ अशुद्ध धर्म को मुख्य करके कैसा है? कथन करता है कि रागादिक परिणाम तेरे ही हैं, तेरी ही पर्याय में होते, तेरा ही फॉल्ट है, तेरा ही कमजोरी है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा नित्य को या हमेशा अनित्य को ही कैसा है? मुख्य और गौण करे। तो इस प्रकार से वह वस्तु के किसी एक अंश को मुख्य करके इस अपेक्षा से वस्तु को वैसी अर्थात उस धर्म में जानता है। यहाँ प्रश्न होता है कि नए और प्रमाण एक ही हैं या भिन्न भिन्न हैं। यदि प्रमाण सकलादेशी है तो नए विकलादेशी कहे जाते हैं ना। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। प्रमाण अगर सकलादेशी हैं, सकलादेशी कहो या संपूर्ण कहो, है ना, विकलादेशी कहो या अंश कहो, एक देश कहो या अंश कहो,
सकलादेशी में अंगी, धर्मी, है ना, अंशी, ये सब आते हैं। और विकलादेशी में क्या होता है, अंश, धर्म और कैसा है अंगी, अंग, है ना, ये सब आते हैं। अतः दोनों के लक्षण भिन्न भिन्न होने के कारण नए प्रमाण से भिन्न हो जाते हैं, लेकिन प्रमाण से भिन्न होने पर वो क्या होंगे, अप्रमाण सिद्ध होंगे, बिल्कुल, है ना। अगर समुद्र में से लहरें भिन्न हो जाए, है ना, तो फिर कैसे उसको समुद्र कहेंगे कि असमुद्र कहेंगे, असमुद्र कहेंगे, है ना। लहरें समुद्र से अगर भिन्न हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, लहरें कहेंगे कि समुद्र कहेंगे। वो तो लहरें समुद्र से बाहर हो गई तो उसको क्या कहेंगे, असमुद्र कहेंगे, बिल्कुल, है ना। उसी प्रकार से प्रमाण से भिन्न होने पर, है ना, अगर नए अगर प्रमाण से भिन्न हो जाए तो उसको क्या कह देंगे बेटा, नए को अप्रमाण कह देंगे, बिल्कुल, है ना। अतः उसके द्वारा वस्तु को जानना अप्रमाण ठहरेगा। किसके द्वारा, नयों के द्वारा, बिल्कुल। देखो अंकिता क्लास में ना बहुत ध्यान, मैं बालिकाओं की फेस रीडिंग देखती हूँ, बहुत ध्यान से सुनती है अंकिता, तो उसके द्वारा वस्तु का, और ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा, समझ में आएगा तो आप बता पाओगे, बिल्कुल, है कि नहीं। तो और यदि नए अप्रमाण रूप नहीं हैं तो वे प्रमाण रूप ही हो जाते हैं, अर्थात लहरें ही कैसा है, समुद्र ही हो जाएगी। तो उसके पृथक कथन की क्या आवश्यकता है। अगर पृथक हो जाए बेटा, एक में हो जाए लहरें और समुद्र, तो कौन सी साइड जाएगा। एंजॉय करने के लिए जो लोग सी साइड जाते हैं तो किस लिए जाते हैं कि भाई लहरें दिखती है और उसको देख के कैसा एंजॉय करते हैं। और अगर सर्वथा एक में हो जाए तो कैसा है, कोई जाएगा ही नहीं सी साइड। तो इस प्रकार से तो वे प्रमाण रूप ही हो जाते हैं। तो उसके पृथक कथन करने की क्या आवश्यकता है। जब एक में की हो जाए, लहरें और समुद्र एक ही हो जाए, प्रमाण और नए किसे एक ही हो जाए, तो अलग से कहने की क्या जरूरत कि प्रमाण किसे कहते हैं, नए किसे कहते हैं। प्रमाण से ही वस्तु का निर्णय क्यों नहीं हो सकता है, प्रमाण से ही वस्तु का निर्णय क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रमाण में तो समग्र वस्तु आ गई है। सामान्य विशेष दोनों ही कैसे हैं, लहरें और समुद्र दोनों ही आ गए हैं। तो फिर कैसा है, उसको प्रमाण से ही वस्तु का निर्णय क्यों नहीं होता है। अन्य दर्शनों में भी मात्र प्रमाण की ही चर्चा की। एकमात्र बेटा ये नयों की चर्चा जैन दर्शन का ये मौलिक चिंतन है। कोई भी अन्य दर्शन में नयों की चर्चा है ही नहीं। और स्पेशल जो अध्यात्म के प्रेमी हैं उनमें ही बेटा नयों की चर्चा होती है। बाकी जो क्रिया इत्यादि में लगे होते ना, उनमें तो कैसा है, नयों की चर्चा होती ही नहीं है, बिल्कुल। तो इस प्रकार ये तो मात्र जैन दर्शन में ही है, जिन्हें प्रमाण रूप मानने से ही वे अनावश्यक प्रतीत होते हैं। जैसे अपने यहाँ 5 प्रकार की निद्रा, उसमें कैसा है 5 प्रकार की निद्रा। अब 5 प्रकार की निद्रा कोई भी दर्शन में नहीं है बेटा, है ना। मात्र वो तो निद्रा में निद्रा, टाइप्स ऑफ निद्रा, ये तो कैसा है जैन दर्शन का ही एक मौलिक चिंतन है। तो इस प्रकार से श्लोक वार्तिक में आचार्य विद्यानंद जी ने इस प्रकरण को स्पष्ट करते हुए कहा है, नए न तो प्रमाण हैं और न तो अप्रमाण है ना। लहरें न तो समुद्र है न तो असमुद्र है, बल्कि वे ज्ञानात्मक होने से प्रमाण का कैसा है, एक देश है। तो फिर क्या है, लहरें समुद्र भी नहीं है असमुद्र, तो फिर बोले समुद्र का एक देश है ना, समुद्र का एक अंश है, बिल्कुल ना। तो वो ज्ञानात्मक होने से प्रमाण के किसी एक देश हैं, बिल्कुल, है ना। भिन्न, अब इसमें प्रश्न उठता है कि नए प्रमाण से भिन्न है या अभिन्न। आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम्स में कि नए प्रमाण से भिन्न है या अभिन्न है, दोनों अपेक्षाएं स्पष्ट कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो क्या है, भिन्न है तो बेटा क्यों, और अभिन्न है तो क्यों। नए प्रमाण से भिन्न है तो क्यों, और अभिन्न है तो
क्यों, बिल्कुल है ना। तो प्रश्न अपना क्या था कि नए प्रमाण से भिन्न हैं या अभिन्न हैं। ये दोनों अपेक्षा आपको भिन्न है तो क्यों हैं और अभिन्न है तो क्यों हैं, ये दोनों अपेक्षाएं आपको कैसी स्पष्ट करनी पड़ेगी, बिल्कुल ना। अब कहते देखो इसका आंसर यहाँ से शुरू होता है। देखो अपने यहाँ भी है ना, संज्ञा संख्या लक्षण की अपेक्षा से कैसे भिन्न है। कौन? समुद्र और लहरें। नाम दोनों के अलग है, एक का नाम समुद्र और एक का नाम लहरें। तो संज्ञा की अपेक्षा से भिन्न है, संख्या की अपेक्षा से समुद्र एक है और लहरें अनेक है, तो संख्या की अपेक्षा से भिन्न है। और बिल्कुल लक्षण की अपेक्षा से समुद्र अगर नीचे देखो ना तो बिल्कुल एकदम शांत गंभीर होता है और लहरें कैसी होती है, ऊपर नीचे। तो लक्षण की अपेक्षा से तो तीन अपेक्षा से तो भिन्न है। कौन? समुद्र और लहरें। संज्ञा संख्या और लक्षण की अपेक्षा से। तो फिर अभिन्न किस अपेक्षा से है? बोले क्षेत्र की अपेक्षा से कैसा है? अभिन्न है। जितने स्थान में समुद्र है उतने ही स्थान में कैसी होती लहरें पाई जाती है, बिल्कुल। तो यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार से देखो एक पॉइंट और इसमें कि जीव को मात्र ज्ञायक कहना, वह द्रव्य दृष्टि। तीन दृष्टि अपने बताए ना, द्रव्य दृष्टि, प्रमाण दृष्टि और पर्याय दृष्टि। जीव को ज्ञायक मात्र ज्ञायक कहना वह द्रव्य दृष्टि है ना, और मनुष्य और देव कहना वह कैसी? पर्याय दृष्टि। और सम्यक दृष्टि जीव कहना वह प्रमाण दृष्टि। अस्थि समझ में आई तीनों बातें? थोड़ी थोड़ी है ना। यहाँ के देखो हमने कहा कि जीव को मात्र ज्ञायक कह दिया है, तो वो कैसा है? ज्ञायक मात्र जीव है ना। कौन सी? 7वीं गाथा में आया है, समय सार की 7वीं माथा में। ज्ञान भी नहीं, दर्शन भी नहीं, चारित्र में, ज्ञायक तो ज्ञायक है बस, बिल्कुल है ना। उसी प्रकार जीव को मात्र ज्ञायक कहना वो द्रव्य दृष्टि। अब हमने उसको कह दिया कि ये मनुष्य है, ये देव है, ये तिर्यंच है, ऐसा कहना वो क्या है? पर्याय दृष्टि, बिल्कुल। और हमने क्या कह दिया है? सम्यक दृष्टि जीव है ना, वो प्रमाण। बेटा इसको प्रमाण दृष्टि क्यों कहा है बेटा? हाँ हाँ हाँ, हमने कहा कि सम्यक दृष्टि जीव। अब इसको प्रमाण दृष्टि में अपन ने क्यों लिया? अपने प्रमाण दृष्टि में क्यों लिया? क्योंकि प्रमाण किसको विषय बनाता है? हाँ, तो इसमें क्या आ गया? सम्यक दृष्टि जीव। तो आस्था क्या हुआ बेटा? द्रव्य है, तो दोनों बातें आ गई ना, पर्याय भी आ गया और द्रव्य भी आ गया बेटा, है ना। तो इसको किसमें लिया है? समता प्रमाण दृष्टि में, बिल्कुल। अब कहते प्रमाण का, देखो इसका आंसर यहाँ से शुरू होता है, जो अपन ने क्वेश्चन बताया ना। प्रमाण का एक देश प्रमाण से सर्वथा अभिन्न नहीं है ना। समुद्र की लहरें समुद्र से सर्वथा अभिन्न नहीं है, नहीं तो लहरें कर कर के बाहर आउट नहीं हो जाती। देखो ऐसे 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 करके जाती है और फिर वापस लौट के कैसी है? समुद्र में आ जाती है, बिल्कुल। तो प्रमाण का कैसा है? एक देश प्रमाण से सर्वथा अभिन्न नहीं है, इसलिए नए सर्वथा प्रमाण रूप भी नहीं हैं और सर्वथा भिन्न भी नहीं हैं। लहरें समुद्र से सर्वथा भिन्न भी नहीं है। इस प्रकार नए कैसे है? प्रमाण से सर्वथा भिन्न भी नहीं हैं, इसलिए नए सर्वथा अप्रमाण रूप भी नहीं है, प्रमाण रूप भी नहीं है और कैसे हैं? अप्रमाण भी नहीं है। तो फिर आखिर है क्या? बोले प्रमाण का एक देश है। क्या हुआ? प्रमाण का एक देश है ना। समझ में आया? प्रमाण का एक देश हुआ। समुद्र की लहरें न समुद्र हैं न असमुद्र है, तो फिर आखिर वो लहरें हैं क्या? बोले वो समुद्र का एक देश है, समुद्र का एक अंश है। समझ में आया अनुज्ञा? अब कहते देश और देशी, अंश और अंशी में कथनचित भेद माना जाता है, अतः नए प्रमाणिक देश होने से कथनचित प्रमाण रूप है और कथनचित कैसे? प्रमाण से भिन्न है। ये निष्कर्ष उन्होंने दे दिया। प्रश्न था ना कि भिन्न है या अभिन्न है नए प्रमाण से, तो कैसे? कथनचित भिन्न है, कथनचित अभिन्न है। तो कथनचित मतलब किसी अपेक्षा से, तो किस अपेक्षा से भिन्न है? जैसे समुद्र की लहरें अपन ने देखा ना कि हाँ
हाँ, इस अपेक्षा से कैसी है? भिन्न है, बिल्कुल। और क्षेत्र की अपेक्षा से कैसा है? अभिन्न। उसी प्रकार प्रमाण नए से कैसा है? कथनचित भिन्न है ना, क्योंकि प्रमाण में मुख्य प्रमाण कैसा है? संपूर्ण वस्तु को विषय बनाता है, और नए क्या करता है? एक अंश को कैसा है? विषय बनाता है। इससे कथनचित भिन्न है। कौन? नए। नए प्रमाण से कथन। और अभिन्न क्यों हैं? क्योंकि वो प्रमाण का ही अंश है। प्रमाण से ग्रहित वस्तु के एक अंश को ही नए कहते हैं, बिल्कुल। तो समझ में आया बेटा? प्रमाण से भिन्न भी हैं और प्रमाण से अभिन्न है। तो फिर है क्या? वो प्रमाण का ही एक देश। कौन? नए, बिल्कुल ना। अब कहते नए भी स्वपर, जैसे ये आत्मार्थी ट्रस्ट है, आत्मार्थी ट्रस्ट और आत्मार्थी कन्या विद्या निकेतन है ना। आत्मार्थी कन्या विद्या निकेतन से आत्मार्थी ट्रस्ट भिन्न है या अभिन्न है? हाँ हाँ, उसका है ना तो भिन्न है न तो अभिन्न है, उस आत्मार्थी ट्रस्ट का ही एक कैसा है? अंश है, बिल्कुल है ना। अब नए भी कैसा होते हैं? और सर्वथा अगर अपन अभिन्न मान ले तो एकांतवाद का दोष आ जाएगा अपने को। नए भी स्वपर पदार्थ को निश्चय करते हैं, अतः है ना। नए भी क्या करते हैं? स्व और पर पदार्थ का निश्चय। ये स्व है, ये पर है, ये निश्चय भी किस में होता है? नए में ही होता है, बिल्कुल। अतः सर्वा पूर्वार्थ व्यवसायात्मक ज्ञानम प्रमाणम। देखो ये परीक्षा मूर्ख का एक सूत्र है, बिल्कुल ना, कि सर्वा पूर्वार्थ व्यवसायात्मक ज्ञानम प्रमाणम, अर्थात कैसा होता है? यह कैसे है? प्रमाण रूप ही है ना नए स्वपर पदार्थ का निश्चय होता है। मतलब नए में ही स्व के और पर का निश्चय होता है, उसको सूत्र के रूप में बता दिया है। अब आगे कहते हैं कि देखो ये प्रश्न इन्होंने कि नए भी स्वपर पदार्थ का निश्चय करते हैं, अतः स्वापूर्वार्थ व्यवसायात्मकम ज्ञानम प्रमाणम। परीक्षा मुक्त में प्राप्त इस परिभाषा के अनुसार उसे प्रमाण रूप ही क्यों न माना जाए? किनको? नयों को, क्योंकि वो प्रमाण का ही एक अंश है, तो हम उसको प्रमाण रूप ही मान लेना नए को। भाई लहरें समुद्र का ही एक अंश है, तो उन लहरों को किसे समुद्र ही मान लेना। प्रश्न समझ में आया? ये प्रश्न है। अब कैसे समाधान? स्वपर पदार्थ के भी एक देश को जानना नए का लक्षण है, बिल्कुल है ना। नए ही कैसा है? पदार्थ को जानता है। ये स्व है, ये पर है, ये शुद्ध ज्ञान में ही कैसे ऊहापोह होते हैं। तो स्व पर पदार्थ के भी एक देश को जानना नए का लक्षण है। उसमें सर्वदेश को जानना प्रमाण का लक्षण है। ये तो बिल्कुल सबको अच्छी तरह से स्पष्ट हो गया होगा बेटा। नए अंश को जानता है, प्रमाण सर्वांश को जानता है। नए कैसे हैं? विकलादेशी होते हैं, और प्रमाण कैसे? सकलादेशी होते हैं। तो इस प्रकार नयों को सर्वथा प्रमाण रूप मानना भी ठीक नहीं है। श्लोक वार्तिक में इस प्रकरण को और अधिक स्पष्ट करते हुए कहा है कि वस्तु का एक देश न तो वस्तु है न तो अवस्तु है। समुद्र की एक बूंद को सर्वथा समुद्र भी हम नहीं कह सकते, उसकी एक लहर को हम सर्वथा समुद्र नहीं कह सकते हैं, और सर्वथा असमुद्र भी नहीं कह सकते हैं। तो सर्वथा कैसा है? असमुद्र भी नहीं कह सकते। यदि एक बूंद को भी समुद्र माना जाए तो क्या हो जाएगा? अन्य बहुत सारे समुद्र हो जाएंगे, बिल्कुल ना। ऐसी स्थिति में जो एक अखंड समुद्र का स्वरूप ही नहीं रहेगा, बहुत सारे समुद्र हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा? एक अखंड समुद्र उसको कौन कहेगा? बिल्कुल। तो इस प्रकार ऐसी स्थिति में एक अखंड समुद्र का क्या स्वरूप रहेगा? तथा एक बूंद को असमुद्र मानने पर भी समुद्र की सभी बूंदें क्या हो जाएगी? असमुद्र। सभी लहरें कैसी होगी? असमुद्र हो जाए, तो समुद्र का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, बिल्कुल है ना। दिल्ली व भारत एक है या भिन्न भिन्न हैं? दिल्ली और भारत एक है या भिन्न भिन्न हैं? दोनों। कैसे?
और अगर दोनों को एक मान लिया जाए तो वो भारत का ही कैसा है, एक अंश होता है। और अगर हमने दोनों को एक मान लिया जाए तो फिर कौन सी राजधानी और कौन सा क्या, दोनों को अगर एक मान लिया जाए, भारत को और दिल्ली को कैसा है, एक माना जाए तो क्या होगा, है ना, क्योंकि दिल्ली कैसी भारत का ही अंश है, भारत की ही राजधानी है ना। यदि अंशी को जानने वाला ज्ञान प्रमाण है, देखो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यदि अंशी को जानने वाला ज्ञान प्रमाण, अंशी में किसको लेना और अंश में किसको लेना, अंशी प्रमाण, हाँ अंश नहीं, बिल्कुल ये पक्का हो गया। अंगी अंग, धर्मी धर्म, अंशी अंश, है ना। तो अंशी मतलब प्रमाण और अंश मतलब नय, अंगी मतलब प्रमाण और अंग मतलब नय ना। तो अंशी और धर्म, अंशी या धर्मी प्रमाण का विषय नहीं है। देखो प्रश्न क्या है, यदि अंशी को जानने वाला ज्ञान प्रमाण है तो अंश को जानने वाला ज्ञान को आप प्रमाण क्यों नहीं माना जाए। पहले तो प्रश्न समझ लो बेटा, है ना। क्या कहा कि अगर अंशी को जानने, हमने जाना कि ये समुद्र है बेटा, है ना, तो अंशी को जानने वाला ज्ञान कैसा प्रमाण है, तो फिर उसके अंश को जानने वाले को, फिर लहरों को ही हम प्रमाण क्यों नहीं माने। आपने समुद्र प्लस लहरें इज इक्वल टू समुद्र, वो प्रमाण का विषय हो गया, बिल्कुल। और अगर हमने कैसा है, अंश भी कैसा है, वो अंशी का ही पार्ट है, तो हम अंश को ही प्रमाण क्यों नहीं मान ले, वो लहरों को ही कैसा है समुद्र क्यों नहीं मान ले। समाधान, अंशी और धर्मी प्रमाण का विषय नहीं, अंशी धर्मी या प्रमाण का विषय नहीं, अपितु द्रव्यार्थिक नय का विषय है। वस्तु का एक अंश या धर्म पर्यायार्थिक नय का विषय है। अब इसमें भी उन्होंने बेटा भेद कर दिए कि द्रव्यार्थिक नय का विषय अंशी है, पर्यायार्थिक नय का विषय अंश है। द्रव्यार्थिक नय का विषय प्रमाण है और कैसा है, पर्यायार्थिक नय का विषय नय है। तथा वस्तु का एक अंश या धर्म पर्यायार्थिक नय का विषय है। इसी प्रकार अंश और अंशी दोनों ही पृथक पृथक नय के विषय, एक द्रव्यार्थिक नय का विषय है और एक कैसा है, पर्यायार्थिक नय का विषय। जबकि दोनों को एक साथ जाने तो वो प्रमाण है। कैमरामैन ने वक्ता का और सारे जो श्रोता है सबका एक साथ फोटो ले लिया, प्रमाण का विषय, और कभी वक्ता को फोकस किया और कभी पब्लिक को फोकस किया, वो कैसा हुआ, नय का विषय हो गया। तो इस प्रकार से जब दोनों को एक साथ जाने तो वो कैसा है, प्रमाण का विषय हो जाता है। अब प्रश्न है, क्या अभेद वस्तु प्रमाण का विषय है और वस्तु के गुणभेद पर्याय रूप नय का विषय है ना, जिसमें सभी भेद गौण हो जावे। किसमें, प्रमाण में, है ना। प्रमाण में सभी कैसे हैं, भेद कैसे हैं, गौण हो जाते हैं। अभेद द्रव्यार्थिक नय का विषय है, प्रमाण का विषय नहीं है। क्या अंतर रहा प्रमाण के विषय और द्रव्यार्थिक नय के विषय में। प्रमाण के विषय में और द्रव्यार्थिक नय, अभेद कैसा है, द्रव्यार्थिक नय का विषय है। द्रव्यार्थिक नय विषय में आते हैं ना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, अपने पूर्व में देखे थे ना, पढ़े थे ना। हाँ, द्रव्य की अपेक्षा से नित्य है, द्रव्य की अपेक्षा से किसी सामान्य है, पर्याय की अपेक्षा से विशेष है, क्षेत्र की अपेक्षा से वस्तु कैसी है, अपनी ये है, एक है, नहीं, क्षेत्र की अपेक्षा से अभेद है ना, एक अभेद, बिल्कुल। और काल की अपेक्षा से कैसी है, द्रव्यार्थी की अपेक्षा से कैसी नित्य है, और पर्यायार्थी की अपेक्षा से अनित्य है, और भाव की अपेक्षा से कैसी एक अनेक है, बिल्कुल। इस प्रकार से ये पूरी समग्र वस्तु वो कैसी है, अपने द्रव्यार्थिक नय का विषय बनती है, बिल्कुल। और प्रमाण में भी क्या होता है, प्रमाण में भी कैसी समग्र वस्तु आती, तो अभेद द्रव्यार्थिक नय का विषय है, प्रमाण का विषय नहीं है। भेद और अभेद को एक साथ जानने वाला ज्ञान प्रमाण है बेटा, है ना। सबको एक साथ, द्रव्य पर्याय को एक साथ जाना, सामान्य विशेष को एक साथ जाना, उसको क्या कहते हैं, प्रमाण कहते हैं। अभेद और भेद को पृथक पृथक जानना कैसा नय है, ये अभेद है ना। सामान्य और कैसा है, अभेद, नित्य और एक, ये किसका विषय है, द्रव्यार्थिक नय का
विषय है, बिल्कुल, है ना। तो और कैसा है पर्यायार्थिकने का विषय कैसा है? विशेष, हाँ हाँ, भेद भेद भेद, हाँ बिल्कुल, ये किसका विषय है? पर्यायार्थिकने का विषय। वस्तुतः एक अखंड द्रव्य व्यापक होने से वह अपने अनंत गुण, धर्म, स्वभाव, त्रिकालवर्ती पर्यायों में व्याप्त होकर ही रहता है ना। समुद्र कैसा होता है? हर पर्याय में कैसा होता है? झांकता है ना। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। बिल्कुल, प्रत्येक पर्याय में कैसा है? आत्मा ही झांक रहा है, बिल्कुल। तो वस्तुतः एक अखंड द्रव्य व्यापक होकर किस में व्याप्त है? अपने गुण पर्यायों में ही कैसा है? त्रिकालवर्ती गुण पर्यायों में ही व्याप्त रहता है। गुण, धर्म आदि द्रव्य के ही कैसे अंश तो हैं, परंतु एक गुण, धर्म आदि ही संपूर्ण द्रव्य नहीं हो सकते हैं। गुण धर्म हैं तो किसके हैं? द्रव्य के अंश हैं। लहरें किसका अंश है? समुद्र का ही अंश है। परंतु एक गुण और धर्म आदि, वो एक लहरें पूरी समुद्र नहीं हो सकती, एक गुण और एक धर्म पूरा द्रव्य नहीं हो सकता है, बिल्कुल, है ना। देखो, गुणों का में कथनचित प्रयोग होता है, और अब कभी आपको ऐसा अंतर है ना, वैसे सामान्यतः गुण, धर्म, शक्ति एक कहे जाते हैं, लेकिन विशेष रूप से अगर हम उसका विभाजन करें तो कैसे होते? गुण में कथनचित का प्रयोग किया जाता है, धर्म में गुणों में कथनचित का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे ज्ञान, दर्शन इत्यादि गुण हैं, उसमें कथनचित का प्रयोग नहीं किया जाता है। और धर्म में नित्य, अनित्य, एक, अनेक, ये धर्म है बेटा, इसमें कथनचित का प्रयोग किया जाता है। गुण अविरुद्ध होते हैं, धर्म परस्पर विरुद्ध होते हैं, है ना। ज्ञान, दर्शन इत्यादि गुण कैसे होते हैं बेटा? इनमें विरोध नहीं होता है, लेकिन धर्म तो नित्य, अनित्य, एक, अनेक, शुद्ध, अशुद्ध, इसमें क्या होता है बेटा? हाँ, परस्पर कैसा है? विरोध होता है, बिल्कुल। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक अखंड राष्ट्र है। एक एक इंच की भूमि में भारत व्याप्त है, एक एक लहरों में समुद्र व्याप्त है, एक एक सूर्य की किरणों में सूर्य कैसा है? व्याप्त है ना। परंतु एक नगर ही भारत नहीं कहा जा सकता है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक अखंड भारत है ना, लेकिन है ना, एक नगर को हम भारत, दिल्ली को हम भारत नहीं कहेंगे, है ना। भारत के अंदर दिल्ली समाहित है ना। तो भारत प्रमाण का विषय है और दिल्ली कैसा है? नय का विषय, अंश है उसका। यदि एक नगर को भारत माना जाए तो फिर बहुत सारे भारत हो जाएंगे। मध्य प्रदेश भी भारत, राजस्थान भी भारत, उत्तर प्रदेश भी भारत, ना, सब बहुत सारे भारत हो जाएंगे, बिल्कुल। तो वो कैसे? भारत का एक पार्ट है ना। उसी प्रकार से नय कैसे? प्रमाण का एक अंश है। इस प्रकार यदि एक नगर को भारत कहा जाए तो शेष सभी नगर कैसे हैं? भारत हो जाएंगे। भारत से भिन्न होने से वो क्या हो जाएंगे? विदेश। भारत से भिन्न हुए तो क्या हुआ? विदेश हो जाएंगे, प्रदेश हो जाएंगे। अर्थात प्रत्येक नगर भारत कहलाएगा, एक अखंड भारत खंड खंड रूप हो जाएगा। लेकिन यदि एक नगर को भारत का अंश भी स्वीकार नहीं किया जाए तो दूसरे नगर भी भारत के नहीं कहे जाएंगे, है ना। हमने कहा दिल्ली कैसा है? ये यूपी भारत का अंश नहीं, तो फिर मध्य प्रदेश भी नहीं होगा, राजस्थान भी भारत का अंश नहीं होगा, है ना। अगर हमने एक को अस्वीकार किया तो कैसे दूसरे भी कैसे उसके अंश नहीं होंगे। अतः ऐसे भारत का सर्वथा लोप हो जाएगा, है ना। सर्वथा लोप होने का प्रसंग आ जाए। इस प्रकार भारत देश एक नगर की भांति है। नय और प्रमाण के विषयभूत वस्तु भी परस्पर कैसी है? कथनचित भिन्न और कथनचित अभिन्न समझनी चाहिए। अर्थात वस्तु के गुण और पर्याय रूप अंशों को अखंड वस्तु से कथनचित भिन्न और कथनचित अभिन्न समझना चाहिए, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से चर्चा की है अपन ने। अब आगे जो प्रश्न अपना उठता है, तो प्रश्न अपना क्या था आज? अपना विशेष प्रश्न क्या था कि नए प्रमाण से भिन्न है या अभिन्न है, और अगर भिन्न है तो क्यों, और अभिन्न है तो क्यों, दोनों विवक्षा स्पष्ट करनी। तो कौन बताएगा? किसको समझ में आया? हाँ चलो अदिति बताइए। जो प्रमाण है वह एक देश है, एक
अभी उसका निष्कर्ष लास्ट में देना। तो आखिर फिर है क्या? प्रमाण नए से भिन्न है तो या अभिन्न है, तो निष्कर्ष लास्ट में क्या? वो प्रमाण का ही एक देश है ना, ये निष्कर्ष लास्ट में। लेकिन पहले दोनों अपेक्षाएं स्पष्ट करिए। हाँ, प्रमाण पहले तो नए से भिन्न क्यों है? प्रमाण है वे नए से भिन्न है। तो संज्ञा, हाँ। संख्या और अपेक्षा, संज्ञा, संख्या और लक्ष्य इनकी अपेक्षा से भिन्न है। जैसे समुद्र है और लहरें हैं, तो संज्ञा की अपेक्षा से समुद्र लहरें से भिन्न है, संख्या की अपेक्षा से भी भिन्न है और लक्ष्य की अपेक्षा से भिन्न है। ये दो माइक दो। उसी प्रकार जो प्रमाण है वह नए से भिन्न है। हाँ। और प्रमाण जो है वह नए से अभिन्न है। सामने देखो। हाँ। वो क्षेत्र की अपेक्षा से अभिन्न है। हाँ। कि एक ही क्षेत्र में समुद्र भी हैं और लहरें भी हैं। हाँ, हाँ। तो क्षेत्र की अपेक्षा से प्रमाण और नए अभिन्न है। तो फिर समुद्र लहरों से भिन्न है या अभिन्न है? एक अपेक्षा से भिन्न भी है, एक आंसर दो मुझे। भिन्न भी नहीं है और अभिन्न भी फिर नहीं क्या है। एक देश है। हाँ, उसका एक समुद्र अंश है। एक बहुत अंश बढ़िया, है। बिल्कुल। उसी प्रकार जो नए- प्रमाण नए नए और है प्रमाण वह है। प्रमाण का एक देश है। हाँ बिल्कुल, है ना। न तो भिन्न है न ना तो अभिन्न। अभिन्न है। वो प्रमाण का ही कैसा है? एक अंश है और एक देश है, बिल्कुल ना। इस प्रकार से स्पष्ट हुआ। शेष चर्चा अपन कैसी है शाम की क्लास में करेंगे। शाम की क्लास में अपना ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। फिर अपन नयोग के जो भेद प्रभेद है उस पर अपन कैसी है चर्चा करेंगे, बिल्कुल ना। चलो बेटा, अब बोलो, क्या बोलोगे आप लोग? ये याद हो गया आपको? ये याद हुआ कि नहीं हुआ? ये वाला याद हो गया? सबको या 11th को याद नहीं हुआ? चलो बोलते हैं सब आप लोग है ना, लिख लो इसको, है ना। लिख लोगे आपकी तो आपको कैसा है याद रहेगा, है ना। अपने नोटबुक में इसको लिख लो, इस 69 कलर्स को लिख लो तो आपको कैसा है याद रहेगा, बिल्कुल। तो इस प्रकार से अपने चर्चा की है। चलिए।